इनवाइट किया गया DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और उसमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज था कि DGISI जनाब जनरल नदीम अंजुम साहब भी मौजूद थे, वो आगे। बल्कि ये हैरान की बात थी कि जनरल नदीम अंजुम साहब ने एक बड़ा प्रोफेशनल फैसला किया था कि बीइंग द DGISI वो कभी भी मीडिया के सामने नहीं आएंगे, उनकी तस्वीरें नहीं आएंगी, उनका काम ही जो है बिहाइंड द शेडोज है। पाकिस्तान की टॉप स्पाई एजेंसी है, दुनिया उसका लोहा मानती है, दुश्मन उसे कांपते हैं और उसमें ऑब्वियसली हर DG ने अपना कंट्रीब्यूट किया, उस एजेंसी को ऊपर से ऊपर लेके गए और नदीम अंजुम साहब का भी यही है। लेकिन आज हमारे लिए हैरान की बात थी कि क्यों जनरल नदीम अंजुम साहब जो है उन्होंने अपने असूल तोड़ के अपने आप को मीडिया के सामने पेश कर दिया। उनके विजुअल्स फ्लैश हुए, सबको चल गया पता कि ये हैं जनरल नदीम अंजुम साहब। और जितनी के दुनिया इनके खिलाफ हॉस्टाइल है, जो दुश्मन एजेंसीज हैं, ऑब्वियसली सिक्योरिटी इशूज भी होते हैं, लेकिन आज उन्होंने तमाम चीज़ों को बाला ताक रख के अपने आप को पेश किया आवाम के सामने और मीडिया के सामने, और उनसे हर तरह का सवाल हुआ। मैंने भी पूछा, मेरे कुलीग्स ने पूछा। आज की मेन बात थी अरशद शरीफ साहब की जो नागहानी डेथ हुई है, और उसके ऊपर ये आज की बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, एक तो कल के जो स्टार थे ना, वो थे फैसल वाउडा साहब। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसलिए नहीं कि मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरा ऊपर 22 मिनट के लिए, लेकिन मैंने अगर न्यूट्रल होकर भी देखूं तो वो थे बड़े गुस्से में, गुस्सा उनका था पाकिस्तान के लिए जो मुझे नजर आया, लेकिन वो बड़े कंपोज भी थे। आज के प्रोग्राम में बहुत बहुत वेलकम फैसल भाई, आप तशरीफ लाए और आपसे हर तरह के सवाल पूछूंगा आज मैं। लेकिन इससे पहले कि मैं फैसल साहब की तरफ आऊं, दोबारा मैं आपको ले जाता हूं कि आज की एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट्स की तरफ, जब DGISPR और DGISI ने इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे भी पहले कि मैं उस पर आऊं कि क्या हुआ आज, जो मेरा दिल दुखा वो एक विजुअल देख के था। और मुझे अरशद शरीफ साहब की डेथ का बड़ा अफसोस हुआ, दिल से दुख हुआ, लेकिन जो मैं जिसे कहते हैं ना आंख अश्क बार हो गई, वो हुआ जब DGISPR ने उनकी वो वीडियो चलाई कि जब वो KP की गवर्नमेंट से थ्रेट अलर्ट आया और बकौल इमरान खान साहब के उन्होंने भी उनको मजबूर किया मुल्क छोड़ने पे, और वो पेशावर से जब जा रहे थे तो मैं ये वीडियो चलाने वाली अरशद शरीफ साहब फुल स्क्रीन ये वीडियो चलाए सामने। ये जब मैं उनकी वीडियो देख रहा था तो मेरे दिल में और दिमाग में आ रहा था कि यार ये आखिरी दफा ये जो इस मुल्क का बेटा है, इस मुल्क का वेटरन जर्नलिस्ट है, ये आखिरी दफा अपने मुल्क को जिंदा सलामत छोड़ के जा रहा है या देख के जा रहा है। या देखे अरशद भाई जो है ये अपना सामान लेके पेशावर से जा रहे हैं, जबकि आपको पता चला इनको कोई इस तरह का डेथ थ्रेट नहीं था एक्चुअली। लेकिन छोड़ें इस बात को, मैं तो अभी इस पर देख रहा हूँ कि ये जब मैं वीडियो देख रहा था तो मेरा दिल बड़ा अजीब सा हुआ। और ये आखिरी दफा जा रहे थे, उनको ये पता नहीं था कि वो जिंदा सलामत पाकिस्तान की धरती को आखिरी दफा छोड़ रहे हैं, और जब वो वापस आएंगे तो वो जिंदा नहीं होंगे। ये बड़ा मेरे लिए सबसे ज्यादा इस पूरे उस वाक़े में ना इमोशनल जो लम्हा था ना अरशद शरीफ साहब के हवाले से, ये था ये विजुअल देख के। दूसरों ने पता नहीं किस तरह ऑब्जर्व किया, लेकिन मैंने इसको सिर्फ ऑब्जर्व किया। आज उनकी डेथ को लेकर उनकी जिस तरह का नाहक खून बहा उनका कीनिया के अंदर, उसमें फैसल वाडा साहब ने कल बड़ी एक्सप्लोसिव गुफ्तगू की थी और हमारी आंखें खुली बड़ी बातें जो उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि बहुत हद तक बताया कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की कुछ और लोग जिम्मेदार है इस तमाम मामले के। लेकिन आज सबसे पहले DGISPR ने क्या बताया, अगर हम सबसे पहले वो चला सकें। उन्होंने अलार्मिंग फैक्ट्स बताए अरशद भाई की डेथ के हवाले से, जरा पहले वो आप सुन लें। चैनल ने बिलखसूस पाकिस्तान आर्मी और लीडरशिप के हवाले से एक झूठे और साजिशी बयानिए को फरोग देने में स्पिन डॉक्टर का किरदार अदा किया और एजेंडा सेटिंग के जरिए फौज के खिलाफ एक मखसूस बयानिए को परवान चढ़ाया। इस तमाम झूठे बयानिए और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के बावजूद इदारे ने और खास तौर पर आर्मी चीफ ने निहायत रिस्ट्रेंट और तहम्मुल का मुजाहरा किया। लफ्जों के हेर फेर, गुमराहकुन और झूठी खबरें फैलाकर इदारों और उनकी लीडरशिप को गद्दार ठहराकर कटहरे में खड़ा कर दिया गया। 5 अगस्त 2022 को खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से ARY एंकर अरशद शरीफ साहब के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर सलमान इकबाल ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फौरन बाद हमाद यूसुफ को हिदायत दी कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। उसके जवाब में हमाद यूसुफ ने बताया कि अरशद शरीफ पेशावर से दुबई के लिए रवाना होंगे। किसी ने सरकारी सतह पर अरशद शरीफ को दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया, तो वो कौन थे जिन्होंने उन्हें वहां से जाने पर मजबूर किया? अरशद शरीफ क्यों कर कीनिया पहुंचे और उनकी मेजबानी कौन कर रहा था? उनका पाकिस्तान में किस किस से राब्ता था? तो उनकी वफात की खबर सबसे पहले किसने और किसको दी? इस अफसोसनाक वाक़े की साफ, शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात बहुत जरूरी है और इसके लिए हमने हुकूमत से हाईएस्ट लेवल इंक्वायरी कमीशन की इस्तदा की। इन तमाम हालात वाक़यात में ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल साहब का जिक्र बार बार आता है, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाना चाहिए और शामिल कंप्लीटली कोऑर्डिनेशन थी। और उसके अंदर वो उन्होंने बताया कि निजी चैनल के जो मालिक हैं सलमान इकबाल साहब, उनको बुला के इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि उनको बाहर भेजने में उनका बड़ा क्लियर रोल रहा। और अभी सारी बात यही घूम रही है कि बेसिकली अरशद शरीफ को खतरा पाकिस्तान में नहीं था, लेकिन उनको पाकिस्तान से निकाला क्यों गया, निकालने वाले कौन थे और उनको वहां पर फिर किसने मारा और किन हालात में वो मरे, जिस फार्म हाउस में ठहरे हुए उसका मालिक कौन है, जो शख्स अरशद साहब के साथ था ड्राइविंग सीट के ऊपर, जो गवाह भी है, जिंदा गवाह, वो किसका एम्प्लॉय है या किसका जानने वाला है, उसने किसको से पहले इतला दी। इसके लिए उन्होंने कहा है कि सुलेमान साहब जो है उनको आके इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना चाहिए। सुलेमान साहब से मुल्क से बाहर है, तो ये तो बड़ी फेयर बात है कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा जिसको मैं तो कहता हूँ इमरान खान साहब ने कहा कि वो भी जानते थे, उनके में इन्फॉर्मेशन आई और उसमें मैंने सवाल भी पूछा, आज वो आपको सुनाऊंगा मैं। लेकिन सबसे अगेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात, क्यों DGISI आए
आज, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, खुद वो बता रहे हैं कि वो इतनी ड्रामेटिक सिचुएशन में क्यों आए आज अवाम और मीडिया के सामने। झूठ की बुनियाद पर बिला जवाब तनकीद का, तहजीब का निशाना बनाया जाए तो बैसियत इस एजेंसी के, इस अदारे के सरबराह के मैं खामोश नहीं रह सकता। और मैं ये भी मानता हूं कि जब झूठ इतनी आसानी, रवानी और फरवानी से बोला जाए एक साइड से कि मुल्क में फितना और फसाद का खतरा हो, तो सच की लंबी खामोशी भी ठीक नहीं है इस मुल्क। आप किसी को मीर जाफर कहें, मीर सादक कहें, आपके पास कोई शवाहिद ना हो तो जाहिर बात है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए ये कम है। बिल्कुल 100% झूठ पे बनाया गया नजरिया है। मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे इदारे ने, मेरी एजेंसी ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आईनी, गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आईनी, गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया। अगर आपका दिल मुतमिन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे आप? अगर आप समझते हैं कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? अजीब बात है, आप समझते हैं सुपा सलार गद्दार है, लेकिन आप उन्हें कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी के लिए अगर आपने इस मुलाजमत में रहना तो रहे। और अगर वो वाकई आपकी नजर में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? यह नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। आपकी कौलो फेल में, फिक्र तदब्बर में इतना खुला, इतना बड़ा तजाद ठीक नहीं। पहली दफा फौज ने पोजीशन ली है, पहली दफा फौज ने जो है पिछले 6-7 महीने दुश्मन तराजी जो फौज पे हो रही है विदाउट एविडेंस, उसका जवाब दिया है। उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर उनको झूठा कहा है, उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर कहा है कि उनको कॉल ऑफ फील्ड में तजाद है, और उन्होंने पाकिस्तानी अफवाज के सरबराह को, ये अलार्मिंग और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, हमें तो पता ही नहीं कि जिसको वो गद्दार कह रहे हैं जनरल बाजवा इमरान खान, उनको उन्होंने अप्रैल में गैर महीना मुद्दत के लिए अपनी मर्जी की एक्सटेंशन ऑफर की थी कि उनकी हुकूमत बचाने के लिए न्यूट्रलिटी छोड़ दें। तो बाजवा साहब के लिए तो बड़ा इजी था कि वो ये काम कर लेते, तो आज इमरान खान साहब ना उनको गालियां दे रहे होते, ना उनके सोशल मीडिया ट्रेंड उनके खिलाफ चल रहे होते, ना फौज की धज्जियां उड़ाई गई होती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फौज ने एक पोजीशन ली है और सिर्फ बाजवा साहब ने ली, डीआईएसआई ने बताया कि पूरी फौज ने ली है। पाकिस्तानी फौज की जो पूरी क्यादत है, जो 14 आने वाले सीनियर जनरल हैं वो उसमें ऑन बोर्ड हैं, तो जो अब नेक्स्ट जनरल आएगा वो यही पोजीशन पर रहेगा, ए पॉलिटिकल पोजीशन के ऊपर। तो इसलिए आज फौज को मजबूर करके, क्योंकि इतना ज्यादा दुश्मन तराजी होगी, उनको आना पड़ा। इससे पहले मैं आगे चीजों पे जाऊं, और वाडा भाई बड़ी चीजें आपके वाले साहब की पार्टी ने आपको डिसोन किया है, इसमें मैं बात करूंगा क्यों किया है, लेकिन मुझे जरा एक लॉजिकल बात बताएं। आप एक बड़ी वोकल वॉइस रहे हैं और है भी तहरीक इंसाफ के अंदर, जो आज डीजीआईएसआई का सारा मंजरनामा खींचा है, जो आपकी पार्टी की क़यादत के हवाले से है कि जी बगैर सबूत के बयानिया बनाया गया, बगैर सबूत के आर्मी चीफ के ऊपर इल्जाम लगाए गए। अप्रैल आपके नोटिस में था कि अप्रैल में इमरान खान साहब ने बाजवा साहब को ऑफर की गैर महीना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन, और अगर वो एपॉलिटिकल अपना छोड़ दे, और अगर उन्होंने ऑफर की, तो आपकी लॉजिक क्या, कॉमन सेंस कहती है कि फिर किस मुंह से ये आपकी पार्टी पूरी की पूरी खड़े होकर स्टेट इंस्टीट्यूशन को, उसके सरबराह को गद्दार कह रही है, फौजियों को जो बॉर्डर पर खड़े, सियाचिन में खड़े, डिमोरलाइज कर रही है, इसलिए तो तहरीक इंसाफ के लिए शायद अवाम नहीं वोट देगी। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। लेकिन सबसे पहले तो ये प्राइम मिनिस्टर लेवल और चीफ के लेवल की चीज़ें हैं, तो मेरे नाइल में ना मेरी कोई इन्फॉर्मेशन है। नंबर 2 ये कि देखिए मैं बड़ा वोकल रहा हूँ और इमरान खान साहब से बहुत सीखा, और 12-15 साल गुजारने के बाद उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ों को बताया भी है कि किस तरह आप पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि जो तमाशा खड़ा किया गया वो क्यों खड़ा किया गया। तमाशा से मुराद जो पार्टी की तरफ से बाकी जो अलंगे तलंगे जो सांप भी हैं उनकी तरफ से चीज़ें आ रही हैं, तो मेरा तो बड़ा सिंपल सा है कामरान साहब के अली हसन जैदी कह रहे हैं वाडा ट्राई टू डैमेज आवर लॉन्ग मार्च, इंटरेस्टिंगली ऑल चैनल्स प्लस पीटीवी कवर्ड द प्रेशर, ही मेड नो सेंस व्हाटसोएवर। इसी तरह अजलुमर साहब ने कहा फैसला स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट पार्टी पॉलिटिक्स एंड व्हाटएवर। ये तमाम चीजें, और आज शीरी मुदारी साहब कह रही थी कि आपने कोई बड़ी बेहुदा किस्म के इल्जाम में बात कर दी है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कामरान साहब, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ कि मैं सिर्फ जवाब दे हूँ अपने चेयरमैन इमरान खान साहब को, और 12-15 साल से मैं उन्हीं को ही जवाब दे रहा हूँ और उन्हीं को रिपोर्ट करता रहा हूँ और हिदायत देता रहा हूँ। तो बाकी अलंगे तलंगों को तो मैंने पहले भी कुछ नहीं समझा, मैं आज भी कुछ नहीं समझता। अगर आप अली जैदी की बात करें तो उसने मुझसे जवाब मांगा है, चेयरमैन साहब मुझसे कोई जवाब मांगेंगे तो मैं 20 दफ़ा दूंगा, 20,000 दफ़ा दूंगा। चेयरमैन साहब का जो हुक्म होगा वो पार्टी में रखते हैं नहीं रखते, जो भी फैसला करते हैं। पार्टी की सीट जो अभी नाया ली में, वो सीट भी इमरान खान साहब की है, अल्लाह ताला ने उनको वसीला बनाया था। ना मैं लीडर हूँ, ना मुझे वोट पड़ा था इमरान खान साहब की वजह से, मैंने 12-14 साल बड़ी वफादारी के साथ, आज के दिन भी वफादारी के साथ गुजारा है। बाकी जहाँ तक अली जैदी की जहाँ तक बात है, उसको 20 दफ़ा या 20,000 दफ़ा पैदा होना पड़ेगा कि फैसल बावड़ा उसको कभी ज़िंदगी में जवाब दे। और मैं 12-15 साल में शायद 4 दफ़ा भी उससे हाथ मिलाना भी मुनासिब नहीं समझा है, और ये बड़ा क्लैरिटी से सब पूरी नहीं। देखिए मैं तो देखिए जो बात टीवी पे करता हूँ, जो बात
पार्टी के अंदर करता हूं, वो खुलेआम करता हूं। मुझे इमरान खान ठीक साहब ने है, इजाजत दी है। फैसल भाई, मैं आशीष साहब को, लेकिन पहले ये बताएं कि आज डीजीआईएसआई को क्यों आके आपकी लीडरशिप के मतलब ये कहना पड़ा कि ये झूठा बयानी है, ये मुनाफकत की सियासत है, और हमें एक तरफ हमें मिरातों को मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें कह रहे हैं कि हम गद्दार हैं। आप इससे एग्री करते हैं आरबी चीफ को गद्दार कहना? देखिए, कोई एविडेंस है आपकी पार्टी के पास? देखिए काबा शाह साहब की सीधे मतलब देखिए, अगर सोशल मीडिया की आप बात करें तो सोशल मीडिया ये कितना वाइब्रेंट एरिया या प्लेटफॉर्म बन गया है जिसमें आप किसी के साथ भी किसी के भी कपड़े उतार दें तो पूछने वाला ही नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको कंट्रोल किया जाता है। हमारे मुल्क में उसके कोई लॉज नहीं है। आप किसी की भी पकड़ी उछाल देते हैं, आप किसी के लिए ऐसी बातें करते हैं, ऐसी वीडियोस डाल देते हैं कि आप उसको तबाह कर देते हैं। तो इमरान खान साहब ने डायरेक्ट ये कहा हो कि बाजवा साहब गद्दार हैं, तो मैंने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। सोशल मीडिया पर अगर ट्रोल्स है तो उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तभी अगर आपका मुल्क तभी रहेगा जब आपकी फौज होगी, और फौज के खान साहब ने खुद कहा कि 3 टुकड़े हो जाते अगर फौज नहीं होती, और फौज की बहुत सारी कुर्बानियां शहादतें हैं, उसको हमें डिनाई नहीं करना चाहिए और हम उसको सराहते हैं। जवान आज बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात हुई कि डीजीआईएसआई सामने आया और उन्होंने आपकी पार्टी का नाम लिए बगैर, आपके पार्टी के लीडर का नाम लिए बगैर उनकी सारी की सारी पॉलिटिक्स, जो दूसरी पॉलिटिक्स नहीं, ये जो साजिशी बयानिया और साइफर के ऊपर बनी है, आप उससे पार्टी से रहते हुए एग्री करते हैं? मतलब क्योंकि ये सारा बयानिया जो वो कह ही रहा है, अगर इंपोर्टेड गवर्नमेंट है और अमेरिका की आई हुई गवर्नमेंट है तो उसी से लिंक बन रहा है ना कि जी फौज साथ मिली हुई है खुदा खास्ता। आप इससे एग्री करते हैं इस बयानी से, चाहे जो भी कह रहा चले? देखिए, आप कह रहे हैं इमरान खान का, इमरान खान ही कह रहे हैं यार ये बात, ये तो आप डे लाइट में कह लेंगे। देखिए कामा साहब, बड़ी सिंपल सी बात है कि इसको आप किस पैराए में देखना चाहते हैं। आप जिस पैराए में देखना चाहते हैं उसको आपको इस पैराए में वो चीज़ नजर आएगी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें, साइफर था, डिमार्च उसके ऊपर हुआ, हमने तो पढ़ा नहीं है ना देखा है, ठीक है, क्योंकि उसका कैबिनेट का हिस्सा नहीं था, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन शवायद के फलाने ने फलाने के साथ किया, ये शवायद तो मौजूद है, ठीक है, बट इस शवायद को बिलीव भी कराया गया खान साहब। खान साहब एक ईमानदार स्ट्रेट आदमी है, ठीक है, उनको जो और सब पे बिलीव करते हैं, उनका सबसे बड़ा अच्छाई या बुराई आप समझ लें वो ये है कि वो सब पे भरोसा करते हैं। उनको उस चीज पे भरोसा करवाया गया, जैसे अरशद शरीफ को बहुत सारी चीजों पे भरोसा। अरशद साहब की बात होगी, आप कह रहे हैं साइफर पे या साजिश बयानी पे खान साहब को बिलीव करवाया गया? बिलीव कराया गया, उस बिलीव कराने के अपने भी थे और पढ़ाए भी थे।